नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है लोकसभा चुनाव। 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण के रण में अब बादशाह और महाराजा की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी राजा महाराजाओं पर सवाल खड़ा करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में जनसभा के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं कि आखिर सुल्तान और बादशाह को कुछ कहने की हिम्मत क्यों नहीं है। 2024 की रण में इस वक्त महाराजा बना बादशाह की लड़ाई जोर पकड़ती जा रही है। सवाल यह है कि जिस तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखरता के साथ कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है, उसी तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है। सवाल यह भी है कि तुष्टीकरण के ही सहारे क्या इस बार भी कांग्रेस ने अपनी नैया पार कराने की सोच रखी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आक्रामक तेवर से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को घेर रहे हैं, उसका एक बड़ा असर तीसरे चरण में दिखाई देगा और चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा। आज किस तरीके से कर्नाटक में यह धमक, ये वार प्रतिवार रहा, आज उसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की टीजर रिपोर्ट, महाराजा बनाम बादशाह की लड़ाई। कांग्रेस के तुष्टीकरण वाली ढाल पर प्रधानमंत्री मोदी का बेबाक पलटवार और लोकसभा के इस चुनावी घमासान में पिसता भारतीय राजनीतिक इतिहास। कुछ यही कहानी है 2024 के इस मौजूदा चुनावी रण क्षेत्र की, जहां 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे दौर में दोनों पार्टियां अपने पुराने तेवर में लौट चुकी हैं। जहां एक और राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर बाण वर्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगभग अधमरी हो चुकी कांग्रेस अपने पुराने तुष्टीकरण के हथियार के सहारे इस चुनावी महाभारत को जीतने के स्वप्न देख रही है, जिसमें अब कांग्रेस को फ्रंट से लीड कर रहे राहुल गांधी ने इतिहास को बीच में घसीटा है, जिन्होंने 2 दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब राजाओं और महाराजाओं का राज हुआ करता था तो वो कुछ भी करते थे और लोगों की जमीनें लूटते थे। यही नहीं, राहुल गांधी ने अपने ऐतिहासिक ज्ञान को उड़ेलते हुए आगे कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं ने इस देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन राहुल गांधी का ये हवाई ज्ञान तब धुआं हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी कर्नाटक की धरती बेलगावी से राहुल गांधी के फर्जी ज्ञान पर पलटवार किया, जिन्होंने मंच से ताल ठोकते हुए कहा कि राजा महाराजाओं को अपमानित करने वाले कांग्रेस के शहजादे के पास नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी ताकत नहीं है। हालांकि इंडी गठबंधन के सहारे 24 के रण में खड़ी कांग्रेस की जर्जर मीनार तो चुनाव के पहले ही लड़खड़ा रही है, जिसको अब एक जोरदार झटका दिल्ली से लगा है, जहां अब दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी के आंतरिक कलह को उजागर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक संगठन के तौर पर आंतरिक रूप से कमजोर है, और आखिर कांग्रेस अपने नाराज और असंतुष्ट योद्धाओं के साथ 2024 का रण क्षेत्र कैसे जीतेगी। और सवाल ये भी कि बादशाह बनाम महाराजा की इस लड़ाई में कांग्रेस स्पष्ट रूप से अपने तुष्टीकरण के चेहरे को देश के सामने रख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ कांग्रेस में असंतोष की तस्वीरें आने लगी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आड़े हाथों ले रहे हैं। राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस ब्रिगेड ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पहले ही मान चुकी है और इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि दरअसल आईने में लगी हुई जो धूल है उसे साफ किया जा रहा है। चमकता हुआ आईना क्या है ये कांग्रेस को देखना होगा, और यही वजह है कि वार प्रतिवार में बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आज के बयान तीर देखिए।
राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ये राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है और यही जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। तो देश हित वर्सेस परिवार हित की ये लड़ाई अब बादशाह और महाराजा पर भी चली आई है। कितना बड़ा असर होगा, क्या खास असर होगा, ये सब कुछ होगा आज चर्चा में। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर साहब जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जर्मन पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजय कुमार झा भी आज के पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं शुरुआत प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर साहब से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि पहला कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेंट होगा। राहुल गांधी का वो 24 सेकेंड का बयान और आज प्रधानमंत्री के बयान तीर। राहुल गांधी राजा महाराजाओं की बात करते हैं, लेकिन बादशाहों को, सुल्तान को क्यों भूल जाते हैं? देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री पहले 2 चरणों की हार से बौखलाए हैं और लोकतंत्र में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने इससे पहले नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से सवाल किया था, कोरोना में जिस प्रकार महामारी के दौरान भाजपा शासन ने देश को लूटने का काम किया था, तब भी राहुल जी ने सवाल किया था। जब 700 किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली घेराव पर थे, जब वो शहीद हुए, उनके लिए संसद के अंदर जब श्रद्धांजलि की बात हुई थी, राहुल जी ने तब भी सवाल किया था। और देश के अंदर जिस प्रकार कानून को, अधिकारों को तोड़ने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, इनकी नीतियों ने की है, राहुल जी ने उस समय भी सवाल किया था। क्या प्रधानमंत्री जी पहले उन सवालों का जवाब देंगे? और रही बात राजाओं महाराजाओं की और नवाबों की, भारतीय संस्कृति में इन सब का महत्व है। राहुल जी ने हमेशा हर धर्म के, हर जाति के, हर क्षेत्र के, हर नस्ल के विभिन्नताओं को मानते हुए इस देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री जी के पास 9.5 साल में कहने के लिए कुछ नहीं है। आज बात करते हैं नवाबों की, और देश के प्रधानमंत्री, उसके सहयोगी अमित शाह, उसका बेटा जैसा जब राजनीति करता है, जब व्यापार करता है, जब आईपीएल जैसे खेल में दुबई में जाकर प्रोफेसर राय नवाबों के पास बैठता है, प्रोफेसर राय सिंह के पास बैठता है, प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर साहब, सुनिए, मुझे सुनिए। आप पूरा वक्तव्य आपने दे लिया, मैंने बड़े ध्यान से सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना और इस पैनल में हमारे जो दूसरे अतिथि हैं उन्होंने भी सुना। मुझे एक बात बस बता दीजिए कि आपने कहा कि सबका योगदान, आप बता सकते हैं कि नवाबों का क्या योगदान रहा था? बता सकते हैं सुल्तान और बादशाहों का, और औरंगजेब का क्या योगदान था? बताइए जरा।
नहीं, आप विषय को घुमा रहे हैं। नहीं, विषय नहीं घुमा रहे साहब, विषय तो यही है। हम कहाँ विषय घुमा रहे हैं, हमारा तो विषय यही है। देश के विभिन्नताओं में प्रोफेसर राय सिंह जी, आज के डिबेट का विषय ही यही है, इसीलिए मैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न कर रही हूँ और आपसे उसी जुड़े हुए प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में, सैकड़ों सालों की स्वतंत्रता आंदोलन में देश की हर जाति ने हिस्सा लिया। ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा की। अरे कहाँ आप आरएसएस पर जा रहे हैं? मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए, और जवाब नहीं है तो बोलिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे बहुत सिंपल पूछा कि बादशाहों या सुल्तानों ने इस देश में क्या योगदान दिया। ये आरएसएस लोग कहाँ थे? अच्छा छोड़ दीजिए, अच्छा छोड़िए इस सवाल को, मुझे लग गया कि शायद ये भारी पड़ गया। दूसरा बड़ा आसान सा सवाल पूछती हूँ आपसे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बता दीजिए, आज पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट जी की पुण्यतिथि है, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, आप जानते हैं उनको? जानते हैं या कांग्रेस की ब्रिगेड जानती है उन्हें? आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस के खून में, कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस के सम्मान में, कांग्रेस की गरिमा में किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप टीवी में एक चैनल पर बैठकर अपनी बात को किसने घुमाना चाहते हैं आप? अरे प्रोफेसर राय साहब, आप बोल दीजिए ना कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आपके पास क्योंकि प्रश्न नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। बड़ा आसान सा सवाल मैंने पूछा था, आपके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, और यही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने वक्तव्य में या हमेशा संबोधन में बोलते आ रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी से, देखिए, अगर प्रधानमंत्री के ये वक्तव्य कांग्रेस पार्टी को चुभते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को देश के वीर सपूत जो राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में खुलकर आकर बोलना चाहिए कि हाँ आपको जानकारी है। मैंने दो बड़े साधारण प्रश्न किए थे जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोग भी बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो जरा जाकर देखिए। रमाकांत जी के पास जाती हूँ, जरा उनका भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर वैसी। ठीक है, आती हूँ प्रोफेसर साहब, बड़ा आसान से सवाल पूछा था मैं। रमाकांत जी, मेरे दो प्रश्नों में ही पता चल गया, मेरे दो प्रश्नों से ही पता चल गया कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी किस तरह से आगे बढ़ रही है, और यही हथियार तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। रोजगार की जिस लावनी जी देखिए यहाँ पर ठीक है प्रोफेसर राय साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, आती हूँ साहब, आ रही हूँ। ठीक है रमाकांत जी। लावनी जी, ऐसा होता है, एक हताश जुआरी होता है। हताश जुआरी करता क्या है, तो अंतिम दाव वो चलने की पूरी कोशिश करता है। इस चुनाव में भी ऐसे ही हो रहा है। कांग्रेस के हताश जुआरी की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, वो निर्णय सही से ले नहीं पा रहे। आपने देखा होगा जो कैसे अमेठी और रायबरेली जैसा ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां पर इनकी परंपरागत जीत थी, वहां पर भी अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही है। आपने देखा जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं रणजीत सिंह जी, वो इस्तीफा दे चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर में इतनी उठापटक है, खास करके हम लोगों ने 2024 के अंदर में देखा है, इतनी उठापटक है जो कि अपने ही इनके नेता जो 40-40 साल तक यहां से मतलब इन्होंने पार्टी को दिया, अब उस पार्टी को छोड़ करके जब ये जा रहे हैं तो कांग्रेस तो खोखली हो चुकी है। तो अब ये खोखली कांग्रेस पार्टी क्या देश के अंदर में शासन करने योग्य है, ये जनता निर्णय करेगी। निश्चित तौर पर जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखी जाएगी जो कि जनता क्या निर्णय लेती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में एक जी ठीक है, लेकिन रमाकांत जी, बार बार इस तरीके से जब तीखे प्रहार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस एक आरोप लगा रही कि आप लोग ने पहले और दूसरे चरण के बाद, पहले चरण के बाद से ही दरअसल कहा जा रहा है कि आपको वो हताशा हाथ लगने लगी थी, जमीन खसक रही है और इसीलिए ऐसे बयानों को लाया गया, क्योंकि अगर लाना ही होता तो फिर पहले चरण के पहले से ही ऐसी बातें की जाती, संबोधन तो पहले भी हो रहे थे, प्रचार की कमान तो पहले भी संभाली गई थी। तो क्या ये डर है, घबराहट है? लावनी जी देखिए, 2019 के चुनाव में एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आई थी, उस समय में किसान का आंदोलन भी था, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं थी जो लगता था जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होगी। लेकिन हम पहले चरण में वो क्षेत्र सारा जीत चुके थे। कांग्रेस इस उदाहरण को शायद समझ नहीं पा रही है। हमने पहले चरण और दूसरे चरण, ये तो जो होगा वो 4 जून को होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक नैरेटिव और माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जो कि हम पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव हार चुके हैं, तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस के अंदर में ऐसी तकनीक है नहीं
जो उस निर्णय पर पहुंचे थे कि हम जीता कौन और हारा कौन। तो कांग्रेस के अंदर जो ये उठा पटक है और इनका जो इतिहास रहा तुष्टीकरण का, ये हम सबके सामने में है और जनता निर्णय करेगी जो ऐसे तुष्टीकरण वाली पार्टी को रखना है या हम उस पार्टी को रखेंगे जो विकास के ऊपर में विकास करती जा रही है। ठीक है, आप दोनों को आमने सामने करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अजय कुमार झा साहब के पास जाना चाहती हूं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, हमेशा से होता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आप देखिए, एक पक्ष एक परसेप्शन देता है, दूसरा पक्ष दूसरा परसेप्शन देता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब जाकर खड़ा हो जाता है जब एक पक्ष स्पष्ट रूप से ये कह देता है कि राजा महाराजाओं ने जमीनें लूटी, जबकि इस देश के इतिहास में वर्णित है कि सुल्तानों ने, बादशाहों ने, मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से इस देश की जमीनों पर कब्जा किया, मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें बनाई गई। आज भी उसके बहुत सारे उदाहरण हैं और इसके लिए तमाम तरीके से स्थितियां सबने देखी है। इस तरीके की परिस्थिति जब सामने आती है तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण से ही पूरा हो पाएगा, और क्या ये सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, आपने बड़ा ही कठिन सवाल पूछा है। बाकी लोगों के लिए पता नहीं अलग अलग तरीके से लोग कैसे इसे समझ रहे होंगे। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा भी तो एक ओपिनियन हो सकता है कि इंडिपेंडेंट आदमी का ओपिनियन तो होता है जी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एरर हुआ है राहुल जी की तरफ से, क्योंकि उन्हें अगर भारत के इतिहास का पता हो तो भारत पूरा का पूरा जो हमारा देश है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और वहाँ के राजा या वहाँ के जो भी लोग वहाँ जो सर्वोच्च व्यक्ति होते थे वो उस महाजनपद और उसी तरह से एंटिटी बनी रही। इसलिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर यह कोई पूछता है और ये कोई जानने की कोशिश करता है तो पहले तो भारत के इतिहास को उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। अब राहुल जी चूंकि बहुत बड़े व्यक्ति हैं इसलिए मैं उन्हें यह सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के तौर पर मुझे लगता है कि ये उन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप जनता के बीच में अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं, वहाँ राजा महाराजाओं को कंडेम करना चाहते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी देखिए। और आज भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनका राजाओं का यहाँ होना जरूरी था, वो तो नहीं होना था। चूंकि जब भी हम लोगों ने प्रजातंत्र में अपना कदम रखा आजादी के पश्चात तो फिर वो तो हो ही था। लेकिन बातें बिल्कुल बहुत हल्की लगती हैं, और इसे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने समझाया है अब उसे लोग जैसे भी समझें, अपनी अपनी तरीके से लोग समझेंगे। लेकिन एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, ये परसेप्शन आखिर कैसे बन रहा है कि फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में भाजपा पिछड़ रही है। क्योंकि एक बात अगर लोगों को पता होगा और निश्चित तौर पर पता होगा कि 2014 और 2019 में जो हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट का परसेंटेज था वो पिछले सारे इलेक्शन से ज्यादा था। इवन पहली हमारे जो आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 का, उसमें भी 40-42% हमारा वोटर टर्नआउट था, और वहां से पहले तक तो 60% को टच नहीं कर रहा था। और ठीक है, आपकी ऑडियो थोड़ी इंटरप्ट हो रही है सर, मैं आप दोबारा आपके पास आऊंगी जरूर। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने सुना कि अजय कुमार झा साहब भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो ये वक्तव्य है, जो बातें उन्होंने कही है, वो सेल्फ गोल साबित हो सकता है। जब आप किसी जनसभा को संबोधित करते हैं और जब बातें रखते हैं तो बातें बहुत नाप तौल के रखनी चाहिए। ये खुद AK एंटनी साहब ने भी जब रिपोर्ट 2014 में दी थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ गलत हो गया। 2019 के चुनाव के पहले भी आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लोगों ने जो बातें कही, सनातन के खिलाफ जो बातें कही, वो आप लोगों के लिए सेल्फ गोल साबित हुई। इस बार भी तो राहुल जी वही काम कर रहे हैं। प्रोफेसर राय सिंह, ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि आप किसी भी बात को राजनीतिक रूप को एजेंडे के रूप में प्रधानमंत्री अपनी हार को देखते हुए भाजपा के लोग उसको किस प्रकार से राजनीतिक रंग ये बात कि देश के भाजपा का जाना अब तय हो चुका है। पहले 2 चरणों में जिस प्रकार से इनके पन्ना प्रमुख तक भी पन्ना प्रमुखों ने लिख कर दिया पन्ने पर कि हमें भाजपा की जरूरत नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल धर्म का, केवल जाति का, केवल और केवल सांप्रदायिकता का काम रह गया है। इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ना। जो पार्टी बीफ बेचने वाली बड़ी कंपनी
200 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, चंदे के रूप में ले सकती है? क्या वो पार्टी राजनीति, गंदी राजनीति के लिए इस प्रकार के बयान को राजनीतिक रूप देना चाहती है? जवाब दे सकता लेकिन हूं, किसान की आवाज को याद रखना, बिल्कुल देश रमाकांत में जी। किसान की आवाज को याद रखना। किसानों ने ठीक है, देश के काउंटर आंसर, जल्दी से रमाकांत जी, काउंटर आंसर। सब प्रधानमंत्री नहीं बोले, सब RSS के लोग ठीक है, काउंटर आंसर रमाकांत जी, जल्दी से। सब टीवी चैनल नहीं बोले, अरे मैं कह रहा हूं, सब वीडियो बनाकर किसी ने स्टूडियो में नहीं डाली, सब चिंता करने के लिए। अरे देश समझता है, देश को मुड़ जानिए, देश का समझिए। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन में बड़ी करके 2 रुपए के माफी लेकर आपने आजादी के आंदोलन को राय सिंह जी, अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, रमाकांत जी दे रहे हैं जवाब। किया है, आप लोगों ने संविधान को कमजोर किया है, आपने लोकतंत्र को कमजोर। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो। माध्यम से आप बोलिए रमाकांत जी। बोलना चाहते हैं, जनता आपकी समझ चुके हैं। वही बात। अरे भाई सुन लीजिए भाई मैं कह रहा हूं जो कि 2 चरण के जो मतदान हुए हैं वो कितने स्टेट में हुए? आप हार चुके हो, दोनों चरणों के मतदान में आप हार चुके हो। आपके पन्ना प्रमुखों ने आपके बूथ पर नहीं रहे, आपके बूथ पर नहीं रहे, उन्होंने तय कर दिया कि पार्टी है देश के दुबई में जाकर आपने अभी तक प्रोफेसर एक सेकंड प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर जी, थोड़ा सा आपका ना, क्योंकि वीडियो और ऑडियो दोनों इंटरप्ट हो रहा है, इसीलिए आप भी अगर एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों क्या कहना चाहते हैं जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। आप अपनी बात व्यूअर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो 1 बाय 1 बोलिएगा प्लीज। प्रोफेसर साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रमाकांत जी प्लीज, मैं आपके पास आती हूँ, एक सवाल जरा पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हर किसी को अधिकार है कि वो मन के भावों को रखे, बिल्कुल है जी, लेकिन अधिकार में कम से कम ये तो नहीं भूलना चाहिए कि आप जिस देश के वासी हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं उस देश का नागरिक, तो ऐसी किसी भी बात को ना बोला जाए जो उस देश के नागरिकों को बुरा लगे, उस देश के बहुसंख्यकों को बुरा लगे। लेकिन आप लोग तो बहुसंख्यकवाद का ही विरोध करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर नहीं प्रोफेसर पूरी बात सुन लीजिए, अलाउ मी टू स्पीक, लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन। पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आंसर दीजिएगा। राहुल गांधी अगर राजा महाराजाओं की बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पेशली राजा महाराजा क्यों बोला कि जमीन लूटा करते थे? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि सुल्तान और नवाब भी जमीन लूटा करते थे? उन्होंने सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रखी? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, व्हाई ओनली सेलेक्टिव अप्रोच? देखिए, राहुल गांधी जी ने इससे पहले जो बयान, अगर आप राहुल गांधी जी के बयानों को देखते हैं देश की राजनीति के संदर्भ में, तो राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री के सहयोगियों ने जमीनें लूट कर दी हैं। उसका जवाब कौन देगा? मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। किसान को बिल्कुल रमाकांत जी जरा पूरा कर लीजिए उनको। भूखे प्यासे अधिकार के लिए उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी तो प्रधानमंत्री ने दे दिया ना कि आप लोग को देश की उपलब्धि से, आप देश की उपलब्धि नहीं देखना चाहते, प्रधानमंत्री ने तो उसका जवाब भी दे दिया। हर बार आप लोग जो बातें रख रहे हैं, राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं, उस प्रहार को भारतीय जनता पार्टी अपना हथियार बना लेती है और हर बार आपको उसी हथियार से चित कर देती है। आप जितने प्रश्न उठा रहे हैं, हर प्रश्न को उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जवाब कौन देगा? 250 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिया है, उसका जवाब रमाकांत जी देखिए लावली जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन से दुनिया में खोए हुए हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुननी है। आपकी दुनिया में नहीं है, मैं कह रहा हम हूं जमीन की दुनिया में हैं, हम लोगों की जमीन की दुनिया में हैं, हम उस व्यवस्था में हैं जहाँ पर गरीब है, दुखी है आपकी सरकार से, हताश है आपकी जुमलों से, परेशान है आपकी गारंटियों से, आपकी चोरी से। अरे सुन लीजिए महानुभाव, के बेटे हैं, हम जमीन के बेटे हैं, हम मजदूर के साथ कर रहे हैं। आप कौन सा डिबेट कर रहे हैं भाई? क्रांति देश में बात की है कि आप राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, आप अपने पार्टी से निकालिए उनको। राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, उनको पार्टी से निकालिए। राहुल गांधी जी को पार्टी से निकालिए, तभी कांग्रेस का भला होगा। अरे देश के राहुल गांधी को निकालिए, पूरी जनता निकालेंगे, पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है तो राहुल गांधी ने राहुल गांधी को बाहर करिए। पनौती है ये आपकी पार्टी के, ये पार्टी के पनौती है भाई, ये आपके पार्टी के पनौती है। पार्टी को लेकर के डूब जाएंगे, पार्टी को लेकर के डूब जाएंगे भाई। आप बिल्कुल हो जाएंगे,
ऐसी पार्टी को पार्टी में नहीं रखिए, पार्टी से बाहर का रास्ता निकालिए। उसके बाद चुनाव आप जो महिमा मंडित कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी का, जा रही है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। मुद्दा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दाहीन बीजेपी हो गई है, लेकिन मुद्दे दर मुद्दे निकलते जा रहे हैं। अब मुद्दे में बादशाह बनाम महाराजा की लड़ाई सामने आ चुकी है। तो देश आज कह रहा है कि कांग्रेस ने महाराजाओं का, राजाओं का, इस देश के वीर सपूतों का अपमान किया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से खासतौर से, और राहुल गांधी के उस वक्तव्य के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि राजा और महाराजाओं ने जमीन छीने तो उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास के उन पन्नों पर लगी हुई धूल को साफ करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि इतिहास लिखने वाले ही अगर उसी माइंडसेट के हों तो फिर इतिहास को राहुल गांधी, जो सच का इतिहास है, वो पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए संपूर्ण तरीके से बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। बहरहाल चुनावी माहौल में वार प्रतिवार के बीच मैं अजय जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, बड़े 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार चुनाव ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ही जैसे इस चुनाव लड़ा जा रहा हो, जो वार प्रतिवार चल रहा है, बहुत सारे लोग, अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझसे कहा गया कि जरा पूछिएगा कि जौहर हमारे देश में क्यों शुरू हुआ था, जौहर का आधार क्या बना था। अगर इस बात का जवाब कांग्रेस ठीक से दे देती है तो समझ में आएगा कि वो इस देश की राजा और महाराजाओं और हमारी वीर रानियों के बारे में जानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। और अगर इस बात पे भी गोलमोल जवाब दिया जाता है तो सीधे सीधे समझ लिया जाएगा कि कांग्रेस किस सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। अजय जी, आपने ऐसा सवाल उठाया है, चाहे किसी ने पूछा भी हो, लेकिन आपने इसे रखा है, तो अब ये इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पास तो निश्चित नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहे कि मैं किसी पार्टी की ओर से बोल रहा हूँ, लेकिन एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होने के नाते भी मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और मेरी तरह और भी इंडिपेंडेंट लोगों का हो सकता है। और यही वजह है कि कोई पार्टी कभी जीतती है और कभी हारती है तो जनता ही उसमें साथ देती है। तो वही जनता कभी किसी एक पार्टी को लाती है, कभी दूसरे को लाती है। तो मेरा मानना यह है कि ये सवाल जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और उसके पहले जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने हिस्ट्री ही गलत पढ़ी है। और हिस्ट्री गलत इसलिए पढ़ी है कि बहुत सारी हिस्ट्री जो है हमारे, वो परसेप्शंस के आधार पर भी लिखे गए, यानी कि सिर्फ उसी पर लिखे गए। कई बार ऐसे फैक्ट्स थे जिसे बिल्कुल थोड़ा नजरअंदाज करके तरीके से रखा गया कि बातें तो रख दी गई परंतु उसके डिटेल्स लोगों के सामने आए नहीं। बहुत सारी बातें हैं, वो एक अलग विषय और इतना लंबा विषय है कि उसमें महीनों लग जाएंगे डिस्कशन करते करते, 1-2 दिन की तो बात ही नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो राहुल गांधी जी का अगर क्लियरिटी उस पर नहीं हो या कांग्रेस पार्टी का नहीं हो या किसी और पार्टी वालों का नहीं हो तो बात समझा जा सकता है, उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। और जहां तक और सवाल है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया तो निश्चित तौर पर अगर भाजपा को तो लोग कह रहे हैं, भाजपा निश्चित तौर पर भाजपा भी उसमें बिल्कुल अग्रणी है, लेकिन भाजपा अग्रणी है तो दूसरी पार्टियां भी अग्रणी हैं और कांग्रेस भी उसमें बढ़ चढ़ करके कोई भी आदमी जा करके देख सकता है कि उसके पास अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू और पोजीशन जो भी सत्ता में है उसके तरफ से भी काफी बातें आती रहती हैं सोशल मीडिया में। लोगों को अपनी समझदारी का ये लेना पड़ेगा, निर्णय लेकर के सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि हमें अभी जो कुछ भी करना है, अगला जो चुनाव आना है उसमें देश की प्रतिष्ठा, देश का प्राइड कॉमन मैन के लिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए देश का, देखिए वैसे जहां महंगाई की बात करते हैं बहुत तरह की बातें करती हैं, ठीक है, महंगाई बेरोजगारी सबकी बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूँ, सवाल ये है कि क्यों नहीं सनातन की बात हो, क्यों नहीं अपने जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जो हिंदू राजाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी बात क्यों ना हो? क्यों ना ये आप पूछा जाए कि जिस कर्नाटक की धरती पर राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं के लिए जो बातें बोली और प्रधानमंत्री ने कहा कि सुल्तान और बादशाहों के लिए क्यों नहीं बोला जाता है, उसी कर्नाटक की धरती में हिंदू बेटी नेहा के साथ क्या हुआ था? आपकी ही पार्टी के नेता आपसे ही अनुरोध कर रहे थे कि इस पर बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन वहां पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पर भी तुष्टीकरण आ गई। तो ये परसेप्शन तो सीधे सीधे सबके सामने जा रहा है, और ये परसेप्शन नहीं है, ये हकीकत है जो देश देख रहा है। आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से, फिर मैं दोहराऊंगी कि वो आपके लिए सेल्फ गोल साबित होगा, क्योंकि आपकी एक एक बात आपका इतिहास बता रहा है। प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर जी,
देखिए कुछ बातें आपने रखी हैं, जी उनको थोड़ा मेरे को समय दीजिएगा। ठीक है सर, बोलिएगा, लेकिन थोड़ा समय गागर में सागर भरिएगा क्योंकि इस समय की कुछ सीमाएं हैं। जी बोलिए बोलिए। सबसे पहले गौरवशाली इतिहास इस देश का रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। मुझे नाज है कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत, हमारी विचारधारा में देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने इस देश की शहादत में, इस देश के नवनिर्माण में हमने अपना बलिदान दिया है। गौरवशाली इतिहास है हमारा। 70 साल के निर्माण में, भारतवर्ष के आधुनिक भारत को बनाने में कांग्रेस की विचारधारा, यहाँ के हमारे प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा है। पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उनकी शहादत भी रही, उन्होंने योगदान। अरे आगे आ जाइए भाई, प्रधानमंत्रियों ने खून दिया, बलिदान दिया। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब देश के अंदर जो बात कर रहे हैं, देश का मुद्दा दृष्टिकोण जो है रोजगार का है। देश का जो व्याकुम है वो रोजगार देने का है। लोग रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई को छुपाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को रक्षा करना चाहते हैं। आप बात करते हैं इस प्रकार के तुष्टीकरण की, आप बात करते हो देश को मुसलमान हिंदू बनाने की। देश का युवा आपसे पूछेगा, लड़ रहा आपके लिए, आपके पन्ना प्रमुख बात चुके हैं, आप चुनाव हार चुके हैं, आप पहले तुष्टीकरण तो आपके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। जब आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, जब आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, तो वही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने पर्टिकुलरली मुस्लिम ये 2 शब्द कह के ही मुद्दा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी को और देश को। रमाकांत जी काउंटर आंसर जल्दी से, रमाकांत जी काउंटर आंसर। ये सारी चीजें 20% के लिए हो रही है। ये 20% की लड़ाई चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, ये कांग्रेस पार्टी हो, ये 20% की लड़ाई चल रही है और कुछ नहीं है। ये देखिए जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये आज से नहीं खेला जा रहा है। इसके पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे, इसका इतिहास से देखेंगे तो बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। ये हमने 10 साल के अंदर में ये उजागर किया है, 10 साल के अंदर उजागर किया है। प्रोफेसर राय सिंह जी लगातार मत बोलिए सर, लगातार मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। आपने पूरी बात रखी, उसका जवाब ले लिया मेरा रमाकांत जी से। जिस तरह से ये मंगलसूत्र के ऊपर में भी अब धावे देने लगे हैं, ये मंगलसूत्र के ऊपर में भी धावे देने, हमारे घर का आर्थिक सर्वे करेंगे। अरे ये कौन होते हैं हमारे घर का आर्थिक सर्वे करने वाले? ये कौन होते हैं? राहुल गांधी जी को हम ब्यौरा देंगे, ये कांग्रेस पार्टी को ब्यौरा देंगे हम, तो हमारे घर में पूछिए हम कैसे कमाया है, हमने कैसे धन कमाया है, ये राहुल गांधी जी को देंगे? नहीं प्रोफेसर राय सिंह आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी, ये किया वो किया, ठीक है आप बार बार कह रहे हैं। मैंने तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था आप उससे भाग गए थे, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था। नहीं आप सुनिए, मैं यही बोलूंगी कि आप भाग गए थे क्योंकि राजा महाराजाओं ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से, मुगल आक्रांताओं से, उनकी जंजीरों से, उनके आतंक से मुक्त कराने के लिए जो योगदान दिया था उसके बारे में जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? आप जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे राजा महाराजाओं का? महाराणा प्रताप का जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का आप जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? जिनकी आज पुण्यतिथि है, मैंने उनके बारे में आपको पूछा, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि पेशवा बाजीराव प्रथम का इस देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है। आपके लिए जो जीता वही सिकंदर रहा होगा, लेकिन असल में जो जीता वो पेशवा बाजीराव था जो 41 युद्धों में भी हारा नहीं। ये आपको जानकारी ही नहीं होगी क्योंकि आपने वो इतिहास पढ़ा ही नहीं है। तुष्टीकरण का इतिहास पढ़ा और वही आप देश को परोसते हैं। अजय जी जल्दी से लास्ट 20 सेकंड्स में लास्ट कमेंट, कितना बड़ा असर पड़ने वाला इन बयानों का, जल्दी से, फिर मैं समाप्त करूंगी। 20 सेकंड्स लास्ट कमेंट। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो लोग समझेंगे वो इस बात को भी मान लेंगे कि ये इस तरह की बातों से। जी अजय जी हाँ, मुझे लग रहा है कि देखिए ये थोड़ा और गर्माहट को बढ़ाएगा, चुनाव की गर्माहट को बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा बहुत और अगले चुनाव और अगले फेजेज में जाने के ठीक है अगले चरण में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच। कुछ समय की सीमाएं इसलिए मुझे चर्चा यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी मन की बातें हम तक रखी। इतना जरूर है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पहले जिस तरीके की परिस्थितियां थी और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ चुका है, और आज का अंतर ये कहता है कि देश और देश का सनातनी एकजुट हो चुका है। अगर कांग्रेस लगातार ऐसे बयानों के माध्यम से तुष्टीकरण की तस्वीर को प्रस्तुत करती रहेगी तो ऐसे बयान कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल ना साबित हो जाए,
इसलिए जरूरी है, आकलन करिएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है?